कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी 8,400 के नीचे, सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट टूटा। एफएनओ से बाहर होने की आशंका से एमटेक ग्रुप के शेयरों की धुलाई। सेबी ने बीएसई के लिक्विड स्टॉक ऑप्शन मामले में 59 एंटिटीज को सस्पेंड किया। कहा टैक्स चोरी के मकसद से हो रहे थे ऑप्शन के सौदे। Some people thought it was an acquisition. It is not. Some people thought it was a reorg. It is not. इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने नई कंपनियां खरीदने की खबरों को सिरे से किया खारिज। कंपनी की अगली ग्रोथ के लिए लॉन्च की 3 नई सर्विसेज। 11 नए पेमेंट बैंकों से बदलेगी बैंकिंग की दुनिया, घर घर पहुंचेगी बैंकिंग। आरबीआई गवर्नर ने कहा अगले महीने जारी हो सकते हैं स्मॉल बैंक के लाइसेंस। Looking at credit growth itself is misleading because you're missing out this big portion that is happening. But that also is a warning to the banks that, over time the market competition will get stronger. आरबीआई गवर्नर ने दी बैंकों को चेतावनी। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए घटानी होंगी ब्याज दरें, वरना घटेगा मार्केट शेयर। पाकिस्तान से एनएसए स्तर की बातचीत के बाद गरमाई राजनीति। महबूबा मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद कुछ घंटों में खत्म हुई अलगाववादियों की नजरबंदी। बीजेपी के भीतर पाकिस्तान से बातचीत पर मतभेद। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन ठाकुर। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइंस। 80 रुपए तक पहुंचे हैं प्याज के दाम में आगे और बढ़ोतरी के आसार। महाराष्ट्र के किसानों के पास स्टॉक की भारी कमी। बारिश न होने से अगली फसल पर भी असर की आशंका। लासलगांव से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, बुलेटिन में आगे। सरकारी कंपनियों को झेलना पड़ सकता है बिहार को मिले पैकेज का बोझ। पैकेज की रकम का एक हिस्सा जा सकता है सरकारी कंपनियों के खाते में। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। राजस्थान के निकाय चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम, लेकिन अपने ही गढ़ में वसुंधरा की हुई हार। गूगल ने भारतीयों के बीच बैठ बढ़ाने के लिए लॉन्च की खास सेवाएं। गूगल नाउ देगा ट्रेन की भी जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात बाजारों की। कमजोर ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड खराब कर दिया और बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट टूटकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 100 पॉइंट की गिरावट देखी गई। 8,400 के नीचे ये पहुंच गया। बाजार को अब तक संभाल रहे मिड कैप शेयर भी आज संभल नहीं पाए। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में ही बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल अब बता रहे हैं आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी, रुपए में तेज गिरावट और साथ ही एफआईएस की बिकवाली का बढ़ता दबाव, ये सब कारण थे जिससे चलते भारतीय बाजारों में आज तेज गिरावट देखने को मिली। पिछले 4 दिनों से बाजार 8,425 के लेवल को निफ्टी पर होल्ड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज जैसे ही वो लेवल टूटा और उसके नीचे बाजार ट्रेड करते हुए नजर आया तो उसके बाद बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा और 8,350 के आसपास तक निफ्टी फिसल गया। न सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स बल्कि दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज तेजी का रुझान ज्यादा रहा। ज्यादा शार्प बिकवाली वहां पर होती हुई दिखी। 0.25% मिड कैप इंडेक्स नीचे रहा और बैंक निफ्टी में कमजोरी पहले से ही दिख रही थी। आज ये कमजोरी और ज्यादा फैलती हुई दिखी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला 2.25% का। यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद आज बेहद ज्यादा मजबूत शेयरों के मुकाबले में आप देख सकते हैं 1100-1200 शेयर आज कमजोर ट्रेड करते हुए दिखे और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार दर्ज हुआ, यानी कि भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बिकवाली। रियल्टी शेयर आज टूटने में सबसे आगे थे। हाई बीटा स्टॉक्स आईबुल रियल जो वायदा कारोबार के बेन में 9% नीचे, डीएलएफ एचडीएल जैसे दिग्गजों पर भी मार पड़ी। वहीं पीएसयू बैंक्स में फिर से बिकवाली का दबाव। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई जैसे दिग्गजों ने इसे लीड किया, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। यस, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे दिग्गजों पर तेज बिकवाली हुई। आईटी शेयर जो जनरली डिफेंसिव माने जाते हैं लेकिन आज ये भी दम तोड़ते हुए नजर आए। इन्फीज, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयरों ने निफ्टी पर दबाव बनाया। मेटल शेयरों में तो लगातार पिटाई जारी है। आज भी टिस्को, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयरों में देखिए कमजोरी थी। ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गजों में आज मार पड़ती दिखी। रिलायंस, केन और वहीं सरकारी कंपनियां गेल और ओएनजीसी भी कमजोर थे। ऑटो शेयर भी फिसलते नजर आए।
टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, हीरो ने इसे लीड किया। सीमेंट शेयरों में जबरदस्त बिकवाली, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा, एसीसी सब कमजोर थे। आज कैपिटल गुड्स शेयरों में भी देखिए भेल, एल&टी जैसे दिग्गज फिसले। वहीं एमटेक ग्रुप के शेयरों में आज फिर से तेज बिकवाली हुई। एमटेक ऑटो फिर से आज 30% कमजोर हुआ। मेटलिस्ट, कैस्टेक ये सारे शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुए। लेकिन हाँ, मजबूत थे फार्मा शेयर। लुपिन और सन फार्मा की एक ड्रग को यूएस एफडीए के मंजूरी मिलने के बाद यहां पर तेजी होती हुई दिखी। कुछ स्टॉक्स बड़े सौदों की वजह से आज एक्शन में दिखे। डेल्टा कॉप में आज एक बड़ा ट्रेड हुआ। ओम मेटल्स में और फॉर्च्यून फाइनेंशियल में कल कुछ बड़े ट्रेड हुए, जिसका असर आज के सेशन में दिखा। वहीं खबरों के दम पर कुछ एक्शन दिखा मार्केटर, जहां पर इन्हें 2 ऑयल ब्लॉक्स में भंडार मिले। इस खबर के बाद स्टॉक चढ़ा। वहीं ड्रेजिंग का कल ऑफर फॉर सेल सरकार की तरफ से 5% का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। इस खबर के बाद स्टॉक 5% फिसला। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के इरादे से मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने स्टॉक ऑप्शंस में गड़बड़ी के जरिए टैक्स चोरी के मामले में 59 कंपनियों और व्यक्तियों पर रोक लगा दी है। इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हेमंत गई। हेमंत, गड़बड़ी किस तरह की थी, कितनी बड़ी थी और क्या एक्शन लिया है सेबी ने? देखिए, हम देख रहे थे सेबी पहले एक्शन ले रहा था उन कंपनियों के में जहां पर बहुत लिक्विडिटी कम होती थी, अचानक से शेयर प्राइस भाग जाते थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्योंकि शेयर बाजार में नहीं है, 1 साल से ऊपर अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हैं और मुनाफा होता है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी नियम का जो फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से जो मुनाफा कमा रहे थे उनके ऊपर पहले सेबी ने ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन अब जो लॉस करना चाहते हैं, जिनकी बुक्स पे प्रॉफिट होता है, खासतौर पर डायमंड ट्रेडर्स या फिर दूसरे एचएनआईज, वो भी दरअसल शेयर बाजार का रास्ता अपनाते हैं और इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस जो बीएससी के हैं उसमें सौदे करते थे। और ये अब सेबी के नजर में आया और सेबी ने पहला ऑर्डर इसके ऊपर निकाला है। हमने देखा है कि इसमें 59 एंटिटीज के ऊपर टैक्स चोरी का के लिहाज से किए गए सौदे या उस मकसद से किए गए सौदों का को उजागर किया है। सेबी ने एक 37 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर आज शाम को सेबी ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि बीएससी के लिक्विड स्टॉक्स के ऑप्शंस में दरअसल ट्रेडिंग हो रही थी और इस ट्रेडिंग का मकसद था टैक्स चोरी। हमने जनरली देखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं और उसके बाद सेबी ये जो रिपोर्ट्स हैं वो इनकम टैक्स विभाग से शेयर करता है और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो फिलहाल 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में इस तरह के जो सौदे हुए थे उसका लेखा जोखा सेबी ने आज दिया है। शुक्रिया हेमंत सारे डिटेल्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने यूनिटेक को एनसीडीआरसी के फैसले पर स्टे दे दिया है। एनसीडीआरसी ने यूनिटेक के गुड़गांव के प्रोजेक्ट में पोजेशन देने में देरी के कारण पेनल्टी देने का फैसला दिया था। इस फैसले के कारण कंपनी को घर खरीदारों को 12% पेनल्टी देना पड़ता। इसका मतलब है कि कंपनी को हर खरीदार को करीब 8 से 12 लाख रुपए एक मुश्त देने पड़ते, वहीं हर महीने 40 से 50 हजार का भुगतान करना पड़ता। कोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल कंपनी को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने $1 अरब के अधिग्रहण की अटकलों को खारिज कर दिया है। इन्हीं अटकलों के कारण आज इन्फोसिस का शेयर टूटा था। हालांकि इन्फोसिस की ग्लोबल टाउन हॉल मीटिंग में सिक्का ने कंपनी के डिजिटल क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ाने के लिए 3 सर्विसेज IQ2 लॉन्च करने की बात कही। IQ2 डिजाइन थिंकिंग प्लेटफॉर्म और नॉलेज में नेक्स्ट जनरेशन सर्विस है। Q2 को कंसल्टिंग के अंतर्गत रखा जाएगा, जबकि आई स्टैंड अलोन सर्विस होगी। नई सर्विस लॉन्च करते हुए इन्फोसिस के सीईओ और एमडी विशाल सिक्का ने कहा कि ये तीनों सर्विस अकेले कुछ खास नहीं है, लेकिन इन्फोसिस की बाकी ऑफरिंग के साथ मिलकर ये तीनों सर्विस सब कुछ बदल देंगी। Yesterday I tweeted that our services will take a step forward or 3. And man, that led to a ton of speculation. Have you guys been following the speculation? My goodness. I feel really flattered. Some people thought it was an acquisition. It is not. Some people thought it was a reorg. It is not. 3 services, 3 steps forward. 3 services that I think by themselves may not be that big a deal, but together and together with everything that Infosys offers will change everything. So I'm really excited to share these.
these three services, Key, Do, and I. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आप कैसे बदलेगी बैंकिंग की दुनिया। और बताएंगे बैंकों को आरबीआई गवर्नर ने दी है क्या चेतावनी। पेमेंट बैंक के बाद रिजर्व बैंक जल्द ही फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक और कदम उठाने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगले महीने वो स्मॉल बैंक के लाइसेंस भी जारी कर सकते हैं। The universal banks can do anything these payment banks can do. And the payment banks can't do some of the things the universal banks can do. So in that sense, the payment banks are really useful only because they bring new players into the system who have existing businesses that can reduce the cost of access. And therefore, the payment banks will serve as feeders into the universal banks. So I see lots of possibilities here. I don't see as much a threat to the banking system. Now, in terms of migration, next month we hope to announce the small finance bank licenses. There will probably be a migration path from small finance banks to universal banks. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बैंक दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते तो उनके मार्केट शेयर में कमी आ सकती है, क्योंकि कंपनियों ने दूसरी जगहों से पैसा जुटाना शुरू कर दिया है। Transmission is taking place through the markets. A lot of corporations are now moving away to borrow their sort of working capital needs, big corporations, highly rated corporations, not the small ones. So that is happening, and that's why looking at credit growth itself is misleading, because you're missing out this big portion that is happening. But that also is a warning to the banks that, you know, over time the market competition will get stronger. And if the market responds more quickly to transmit policy rates and the banks stay behind, this loss of business will continue. आरबीआई गवर्नर की चेतावनी के बावजूद बैंक अपने रुख पर कायम है। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि बैंक पहले ही कर्ज की दर 30 बेसिस पॉइंट घटा चुके हैं। अब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने पर भी कर्ज सस्ता हो पाएगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर का कहना है कि बैंक दरें घटाने के लिए कॉस्ट ऑफ फंड में कमी का इंतजार किया जा रहा है। We are at a 2-decadal low of credit growth. So you have to understand that the slack has to come from somewhere for the transmission to happen. Even then, we have front-loaded the 30 basis points. The margin compression has been seen by us already in the first quarter results. So we have front-loaded these in the hope that it will kick up growth. Transmission is required. People are hurting because the rates are high. But you have to understand that the banking system also cannot make itself unhealthy in the process of doing that. So to that extent, I think time is required for the transmission to fully occur. When one talks about lending rates and transmission and so on, I think I have 2 points to make. One is that as the monetary policy rates come down, the banks reduce their fixed deposit rates. But fixed deposits are only 60% of the deposit base of the banks, and they are an even smaller portion of the total funding of the banks. So, a 75 basis points cut in monetary policy rates translates into just about 40-45 basis points cut in the cost of funds for the banks. And given that context, you've already seen a 30 basis points reduction in the lending rates. और अब बात नए पेमेंट बैंक लाइसेंस की, जिसमें बैंकिंग की दुनिया बदलने जा रही है। रिजर्व बैंक के 11 नए पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी करने से बैंकिंग को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। नए पेमेंट बैंक लाइसेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, वोडाफोन और आदित्य बिरला नूवो जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा डाक विभाग को मिले हैं। साथ ही ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा और सन फार्मा के एमडी दिलीप सांघवी को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक के दीपक गुप्ता का कहना है कि पेमेंट बैंक के जरिए बैंकिंग सुविधा को देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। उनके मुताबिक मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग सर्विसेज को गांव-गांव तक जोड़ना आसान हो जाएगा। मोबाइल गांव-गांव में आज है
और इस मोबाइल के जरिए अगर पेमेंट बैंक के थ्रू हम गांव-गांव में अगर पहुंचना चाहते हैं तो ये ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच के हिसाब से नहीं हो पाता। इसके लिए पेमेंट बैंक की जरूरत है, क्योंकि आप गांव-गांव में अगर जाना चाहते हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं हम कि जो ट्रांजैक्शन आप कैश के थ्रू करते हैं, आज आप अपना पैसा कैश में रखते हैं, वो आप पेमेंट बैंक में रखिए, ट्रांजैक्शन करिए मोबाइल के थ्रू, कैश रखिए बैंक में, आपको उस पैसों पे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। और पेमेंट बैंक पर अपनी रणनीति बताते हुए पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने कहा कि फिलहाल पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज अपने ही नाम से देगी, लेकिन लोन की सर्विस देने के लिए पेटीएम फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की मदद ले सकती है। ऐसे टाइप के काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप देखें तो हम अपने नाम के आगे ट्रस्ट लाना चाहते हैं, हम अपने नाम से ट्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि हम अपने देश में एक अपना नया नाम क्रिएट कर रहे हैं और वो नाम ट्रस्ट के साथ होगा। पेटीएम का नाम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड के साथ ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए शुरुआत में तो हम किसी के साथ टाई अप की जरूरत नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि लोनिंग रेस्ट्रिक्टेड है, हम किसी को क्रेडिट कार्ड या लोन इशू नहीं कर सकते, उसके लिए शायद हम किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनर करेंगे, बट वो बहुत पीछे है हमारे रोड मैप में। पहले हम डिपॉजिट और पेमेंट की तरफ चल रहे हैं। पेमेंट बैंक से आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए डाक विभाग ने भी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया पोस्ट के बैंकिंग मेंबर एमएस रामानुजन ने कहा कि पेमेंट बैंक एक दूसरे से मुकाबला न करे, लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करे। हर प्लेयर को इसके अंदर में अपना अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना अपने जो ताकत है, उसको लेके आना चाहिए। जैसा अभी हमारा फिजिकल प्रेजेंस अवेलेबल है, तो हमारे साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनर बीएसएनएल बन सकते हैं, वोडाफोन बन सकते हैं, एयरटेल बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स तो हैं, बट कई जगहों में हम लोग हाथ मिला के कंधे से कंधा काम भी कर सकते हैं। तो इस दौरान बातचीत भी चल रही है। ये जो टेलकोस को जिनको लाइसेंस मिली है, सभी से हमारा बातचीत हो रहा है कि कहां कहां पे वो इंडिया पोस्ट के साथ में बैठकर पार्टनरशिप का काम कर सकते हैं। और राजस्व सचिव शक्तिकांता दास ने कहा है कि जीएसटी दरों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इस मामले पर अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद सभी राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और जीडीपी में 1 से 1.5% का इजाफा होगा। Substantively, government has moved forward to implement GST in the country. So, please, therefore, I would urge everybody to look at this 1% tax in this background. Nobody says that it is nobody justifies it in any manner except that it is a compromise which is required to assuage the concerns of the manufacturing states and to bring about a consensus so that we move to a GST. Once implemented, it is expected that all states will have revenue gain, will have revenue buoyancy, and the economy as a whole, as all of you know and as various experts have said, it is expected to contribute to the GDP by about at least 1-1.5%. अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पैसा जुटाना आसान हो सकता है। आरबीआई अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ईसीबी नियमों को आसान बना सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी ईसीबी की परिभाषा को बदलने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि आरबीआई इसके लिए हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री की परिभाषा को मंजूर कर सकता है। नई परिभाषा के तहत आय का दायरा बढ़ सकता है। इस मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी की बैठक में सहमति बन गई है। और एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज की भारी किल्लत, आखिर कहां गई सारी प्याज और कितने बढ़ेंगे दाम? देखिए लासलगांव से सीएनबीसी आवाज की ग्राउंड रिपोर्ट। ब्रेक के बाद करेंगे बिहार के केंद्र की तरफ से दिए गए पैकेज का पोस्टमार्टम। पिछले 1.5 महीने में प्याज 3 गुना महंगा हो गया है। रिटेल मार्केट में प्याज का भाव 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं 1 महीने पहले प्याज का भाव 35 से 40 रुपए के आसपास था। प्याज की बढ़ती कीमतों का जायजा लेने सीएनबीसी आवाज पहुंचा एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव में, जहां प्याज का होलसेल भाव 2 साल की ऊंचाई पर यानी 50 रुपए किलो हो चुका है, जबकि 1 महीने पहले होलसेल भाव 22 से 24 रुपए के आसपास था। आखिर क्यों इतनी तेजी से
में भाव बढ़े और कब मिलेगी राहत, जानते हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह से, जिन्होंने बात की लासलगांव के ट्रेडर्स एसोसिएशन से। प्याज के जो दाम हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम सिर्फ लासलगांव की बात करें तो यहाँ पे क्या स्थिति है? ये 2 महीने में जो प्याज के भाव जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह जो है एरावस जो है हमारे एपीएमसी में जो एरावस हो रही है, किसान जो माल प्याज ला रहा है वो बहुत पुअर हो रही है, बहुत कम आ रही है, और उस वजह से प्याज के दाम, और इसमें डिमांड अच्छी है सब ऑल ओवर इंडिया से, इसके वजह से ये प्याज के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं। ये जो क्रॉप है ये महाराष्ट्र, थोड़ा राजस्थान और थोड़ा गुजरात में ही ये जो इसको समर क्रॉप बोलते हैं ये होता है। साउथ में वगैरह ये होता नहीं है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप जाते हैं तो ये 3 ही स्टेट में ही थोड़े होते हैं। उसमें ज्यादा जो प्रोडक्शन है ये महाराष्ट्र का है, उसमें भी नासिक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा आता है। और ऐसा कोई नया क्रॉप आने में अभी तो टाइम है, तो नया क्रॉप जब तक आता नहीं है तो इसमें आज रेट कम हो गए ऐसे नहीं अपन बता सकते। प्याज के दाम पहले ही आसमान पर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में नई फसल आने पर स्थिति सुधर जाएगी तो प्याज के दाम थोड़े नरम हो जाएंगे, तो फिर सोच लीजिए, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ग्राहक ही नहीं, प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए भी हालत बदतर होने के आसार दिख रहे हैं। इसी पर आइए देखते हैं लासलगांव से प्रज्ञा सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है संजय वाघचौरे। ये नासिक के लासलगांव में पिछले 25 साल से प्याज की खेती कर रहे हैं। वैसे तो संजय अपने खेत में सोयाबीन और मक्का भी उगाते हैं, लेकिन 2 एकड़ जमीन पर प्याज की खेती भी होती है। सूखे जैसे हालात में प्याज का प्रोडक्शन कम होने से संजय की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि लासलगांव में ज्यादातर किसानों के पास प्याज का स्टॉक खत्म हो चुका है। संजय भी उन किसानों में से हैं जिनके पास खुद खाने के लिए भी प्याज नहीं बचा है। रबी का जो प्याज है, जो बेमौसमी बारिश आ गई उसकी वजह से बहुत प्याज का नुकसान हो गया। और जो किसान, एक किसान जो बड़े से बड़े किसान जो थे 20-25 ट्रॉली जो कमाता था, आज उसके पास खाने के लिए भी, खुद खाने के लिए भी प्याज नहीं उसके पास। किसान नई फसल की बुआई करना चाहता है, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बारिश होने के बाद ही बुआई हो सकेगी। बुआई के बाद भी फसल को भारी बारिश की जरूरत होती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि दूर दूर तक बारिश होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की वजह से पहले ही लासलगांव में प्याज की होलसेल कीमत 2 साल के उच्चतम स्तर यानी 50 रुपए किलो पर पहुंच गई है। ऐसे में अगर अगले 3 से 4 महीने में नई फसल नहीं आई तो प्याज के भाव कहां पहुंचेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बारिश जब होगी नहीं, ऐसा तो लगता है कि अभी देखो ये मेरे पीछे देखो, ये अभी बुआई का समय आ गया है, रोप तैयार है प्याज के, लेकिन बारिश नहीं है, उसकी वजह से आज बुआई नहीं हो रही। और अभी 15 दिन में बारिश नहीं आएगा तो ये रोप खराब हो जाएगा और बुआई नहीं हो पाएगी। प्याज की बुआई नहीं होगी, प्याज ही आएगा नहीं, किसान भी मर जाएगा, खाने वाला भी मर जाएगा। पूरा देश तेजी से हाईटेक हो रहा है, लेकिन एक आम किसान अभी भी बारिश का मोहताज है। लासलगांव में भी पिछले 4 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई है और यही वजह है कि यहाँ पे प्याज की जो फसल है वो साल दर साल कम होती जा रही है। रिटेल मार्केट में फिलहाल प्याज का भाव 80 रुपए किलो हो चुका है। नई फसल के आने के आसार कम हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। किसानों की माने तो अगले 2 से 3 महीने में भाव और तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसके पहले की स्थिति और खराब हो, सरकार को जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। प्रज्ञा सिंह, लासलगांव। और केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि बिहार का विकास उनके एजेंडे में नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश सिर्फ सियासी मकसद से आर्थिक पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आर्थिक पैकेज से सिर्फ 3 लोग नाराज हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और राहुल गांधी। सारे बिहारी खुश हैं, उत्साहित हैं, 3 लोग परेशान हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, राहुल गांधी। मैं पॉलिटिकल बात यहां ज्यादा नहीं करूंगा, बट श्योरली इट इज अ मैटर ऑफ डीप डिस्ट्रेस दैट लीव असाइड कॉम्प्लीमेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नीतीश कुमार हैज नॉट चोजन टू से इवन अ वर्ड ऑफ थैंक्स ऑन सच ए हिस्टोरिक इनिशिएटिव। और ब्रेक के बाद भारत पाकिस्तान वार्ता से पहले गर्म हुआ माहौल। एनएसए स्तर की बातचीत पर सामरिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन से खास बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और बात करेंगे CNBC आवाज के खास कार्यक्रम इनोफेस्ट की। बाईस अगस्त से बेंगलुरु में इनोफेस्ट शुरू होने वाला है। इनोफेस्ट के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और इस आयोजन में क्या कुछ खास होगा, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनोफेस्ट के को फाउंडर शरद शर्मा। बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। इनोफेस्ट को 2 दिन ही बचे हैं, तो क्या तैयारियां हैं अब तक और पार्टिसिपेंट्स के बीच कितना उत्साह लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स लोगों ने रजिस्टर किया है इनोफेस्ट वेबसाइट पे, और आज हम सबको एक वेलकम वीडियो भी भेजेंगे जहां पे हम दिखाएंगे कहां पे क्या हो रहा है। तो एक्साइटमेंट बहुत है। हम लोगों को भी एक्साइटमेंट है क्योंकि हम सब वॉलंटियर्स हैं, और तो एक दूसरे की एक्साइटमेंट से ही ये सब इकट्ठा करके लोगों के एफर्ट से इकट्ठा होके ये सब हो रहा है। शर्मा जी, क्योंकि आप इतने एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं, इनोवेशन के मामले में हम 1 से 10 की स्केल पर कहां खड़े हैं और ऐसा इवेंट इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देगा? राइट, तो ये देखिए, इसका मोटिवेशन ये है कि हम इनोवेशन में थोड़ा सफर कर रहे हैं। हम इनोवेशन इंडेक्स में 4 साल के लिए हमारा इनोवेशन इंडेक्स गिर रहा है। लास्ट ईयर जो फॉल था उसका बहुत सब्सटैंशियल था, 9 पॉइंट्स फॉल किए हम। अब हम टॉप 75 कंट्रीज में नहीं है। तो एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ ये है कि अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनाना है तो ये कॉपी पेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ये अगर जब तक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे तो वो फॉरेन कंपनी जिनका ओरिजिनल आइडिया है वो आके यहाँ विन कर जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनोवेशन सिस्टम को फिक्स करें। अच्छी बात यह है और सोच ये है कि देखिए, सिलिकॉन वैली जो है वो इनोवेट करती है फर्स्ट बिलियन लोगों के लिए, और यहां हम इंडिया में इनोवेट कर सकते हैं नेक्स्ट 6 बिलियन के लिए। तो पोटेंशियल है, अब ये पोटेंशियल को हार्नेस करना पड़ेगा। एक तरह से इनोफेस्ट को आप उसी तरह सोच सकते हैं जैसे जयपुर में लिटरेरी फेस्टिवल लिटफेस्ट था, 6 साल पहले शुरू हुआ, अब देखिए वो कितना बड़ा बन गया। तो इसी तरह इनोफेस्ट उसी सोच से बना है कि ग्रास रूट्स मूवमेंट होगा। अगर लोग इसी बारे में सोचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे को, तो माइंडसेट्स चेंज होंगे और उससे फिर इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस होगा और हमारा इनोवेशन इंडेक्स भी बेटर हो सकता है, और गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपने 6 अरब के ऑडियंस की बात कही जो शायद भारत के इनोवेस्ट को टारगेट करना चाहिए। इस समय किस तरह के नए आइडिया दिख रहे हैं, किन एरिया में इनोवेशन देखने को मिलेगा? बहुत बदलाव आएगा। अब ये देखिए, सिर्फ फोन की वजह से, फोन में अब आधार है, आधार की वजह से लोगों को पैसे अपने बैंक अकाउंट में मिल रहे हैं। उसकी वजह से क्रेडिट सिस्टम जो है इंडिया में वो अब 5 साल में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और एक सेट ऑफ पीपल हैं जिनमें से मैं भी हूं, हम सोचते हैं कि अगर देखिए स्टॉक सर्टिफिकेट्स को हमने डीमेटेरियलाइज कर दिया 4 साल में, तो हम कैश को क्यों नहीं कर सकते डीमेटेरियलाइज 4 साल में? तो आप देखिए 4 साल में बेशक ना हो, पर 4, 5, 6, 10 साल में जब आप डिजिटल कैश में चले जाते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसमें। इंडिविजुअल्स को वो रिपोर्ट कर सकते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको क्रेडिट, स्मॉल बिजनेसमैन को क्रेडिट मिल सकता है मच मोर इजीली। सो ठेले वाला है वो, उसको आज की तारीख में वो जब वो सिंधी लोन लेता है तो सिंधी लोन में 1 से 4% दिन के लोन के लिए उसको देना पड़ता है। अब ये नया सिस्टम अगर बन जाए तो उसमें लोग जो हैं उसको लोन जो है बहुत सस्ते रेट पे दे सकते हैं। तो फिर अगर क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, अगर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, फॉर मिलियंस ऑफ telewalas, for small businessmen, then our economy will grow. So the potential for change is enormous. Education, healthcare, these are the kind of problems that India has to solve for its future. अगर इंडिया में सॉल्व होगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ट्रैवल करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत पाकिस्तान वार्ता की। और राजस्थान पर फिर चढ़ा बीजेपी का रंग, देखिए इस ब्रेक के बाद।
भारत पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत से पहले कश्मीर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कुछ देर के लिए अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया, लेकिन कुछ देर बाद अपनी कार्रवाई वापस ले ली। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ा। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने तो उल्टे भारत पर ही पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। उधर सीज फायर के लगातार उल्लंघन के बावजूद बातचीत जारी रखने के अपने स्टैंड पर कायम केंद्र सरकार ने आज साफ कर दिया कि सरताज अजीज और अजीत डोवाल के बीच बातचीत का फोकस आतंकवाद ही रहेगा। बातचीत से पहले दोनों तरफ से आज क्या क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कोई शहरी नहीं होगा जिसकी दो राय हो। तो मैंने जब कहा कि जी मैंने हुकूमत और फॉरेन ऑफिस से बात किए बगैर उन्हें लिख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि हमारा मौकफ है। क्या यहां बैठा हुआ कोई मेरा दोस्त ये कहेगा कि हम कश्मीर के मौकफ से हट जाएं? तो जब एक चीज तय है कि हमने इसके ऊपर जंगें भी लड़ी हैं, इसको रेजोल्यूशन भी लेके आए हैं यूनाइटेड नेशंस में और उसके ऊपर इंसिस्ट भी करते हैं, तो हम इस मौकफ को छोड़ दें, बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट आया था, उसमें 2-3 बातें आई थी जिसको पाकिस्तान के विदेश सचिव और भारत के विदेश सचिव ने पढ़कर टीवी पर सुनाया था। और उसी में पहली बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों के आतंकवाद पर बात करेंगे और जो वॉइस सैंपल्स हैं उसका एक्सचेंज के बारे में भी बातचीत करेंगे। और इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सामरिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन। सुशांत, साफ तौर पर एक एक करके पाकिस्तान अब भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है इन एनएसए टॉक्स के पहले। आपके मुताबिक क्या ये टॉक्स अभी भी होंगे? देखिए, ये तो कहना अभी मुश्किल है, बट ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार कितना कड़ा रुख अडॉप्ट करती है। और अगर वो रुख वैसा ही नैम्बी पैम्बी सा हुआ जैसा कि अभी खबरें चल रही हैं कि आप पहले मत मिलिएगा हुर्रियत वालों के साथ, लेकिन हमसे बातचीत करने के बाद आप हुर्रियत वालों से मिल लीजिए, तो मुझे इसकी लॉजिक जो है बिल्कुल समझ नहीं आता। या तो हम एक प्रिंसिपल पे अड़िग हो जाएं कि भाई ये लोग अलगाववादी हैं और अलगाववादी कोई भी देश दुनिया भर का ऐसे अलगाववादी तत्वों को भारी ताकतों के साथ नहीं मिलने देता, और इसमें ना तो कोई डेमोक्रेसी और ना कोई लिबरल वैल्यूज का कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हर रियासत का और हर देश का ये फर्ज होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो अगर तो भारत ने ये प्रिंसिपल छोड़ दिया है और हमने ये वाली पोजीशन ली कि भाई आप पहले मत मिलिएगा इनसे, बाद में मिल लीजिए, तो फिर तो मैं नहीं कह सकता कि ये बातचीत कहाँ जाएगी। अगर हम अड़ीग रहे कि इनको नहीं मिलने दिया जाएगा और वो जो एक गलत प्रथा शुरू हुई थी 15-20 साल पहले उसको अब ये सरकार खत्म करेगी, तो फिर बॉल पाकिस्तान के पाले में होगी। उनको ये डिसाइड करना है कि वो बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, और अगर वो नहीं बढ़ाना चाहते और नहीं आना चाहते बातचीत करने के लिए, तो उसका दोष भी फिर उनके मत्थे पड़ेगा, हमारे को उससे कुछ सरोकार नहीं होगा। सरीन साहब, इसको कैसे समझे कि इसी सरकार में जब पिछली बार ऐसा मौका आया था तो कुछ घटनाएं घटी एलओसी पे और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और बातचीत को रद्द कर दिया, तब बहुत इस तरह की बातें हुई थी कि बड़ा हटपना दिखाया सरकार ने, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि वो जो कुछ हो रहा है उसको सहन करते जा रहे हैं। तो क्या सरकार ने अपने स्टैंड में परिवर्तन किया कुछ महीनों के अंदर? लगता तो यही है, क्योंकि जब एक बारी वो कदम उठा लिया था तो फिर और एक रेड लाइन हमने लगा दी थी, जमीन पर खींच दी थी, तो फिर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप उस रेड लाइन जो आपने खुद ही खींची है उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर ना तो आपको कोई संजीदगी से लेता है और ना फिर आपकी बात कोई सुनता है। और मेरा ख्याल जिस तरीके से ओबामा साहब के आने के बाद से पहले एक सार्क यात्रा का एक बहुत भोंडा सा हमने तरीका निकाला
कि विदेश सचिव को भेजा जाएगा पाकिस्तान, और उसके बाद बार बार प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को फोन करते थे और कोई एक एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल उसका भी एक बहुत नेगेटिव संदेश गया। पाकिस्तान जो हड़के हुए थे कि मोदी जी पता नहीं अब क्या कदम उठाएंगे और कौन सा कड़ा कदम उठाएंगे, उनको ये लगा कि ये भी वैसा ही प्रधानमंत्री है जैसा इनके पहले के प्रधानमंत्री थे। सुशांत, तो ये एक इम्प्रेशन बड़ा गलत दिया। सुशांत, ऑप्शन क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि वो रेड लाइन खींचे, और जो अब तक इंडिकेशंस आ रहे हैं वहां तो साफ है कि सरकार यही कहेगी कि बाद में मिल ले तो ठीक है, पिछले बार फॉरेन सेक्रेटरी के टॉक्स के समय आप लोग पहले मिले थे और इससे हमें आपत्ति थी। अगर इन बातों पर टॉक्स रद्द किए जाएं तो फिर ऑप्शन क्या है? कहीं ना कहीं आपको बात करके ही मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं बात करने से भी काम नहीं बनती। देखिए, पहली बात तो ये है तमन्ना कि ये जो हमने बना लिया है कि आप भाई अब बाद में बात करके ऐसा कौन सी चीज फर्क हो जाएगी जो पहले बात करने से नहीं होगी। अगर हमारे को बाद में उनके अलगाववादियों का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करना मंजूर है तो पहले में हमारे को इतनी क्या आपत्ति है, मुझे ये नहीं बात समझ में आई आज तक। दूसरी बात ये कि ये हमने एक गलत धारणा बनाई हुई है कि अल्टीमेटली सबको बातचीत करनी पड़ती है। ये इतिहास इसका गवाह नहीं है। इतिहास ये कहता है कि सारे के सारे मुद्दे जो होते हैं वो रणभूमि पे तय होते हैं। वो रणभूमि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लेकिन मुद्दे वहां पर तय होते हैं, और जब मुद्दे वहां पर तय हो जाएं तो फिर उसका जो एक औपचारिकता होती है उस रिजल्ट की, वो मेज पर तय होती है। मेरे ख्याल ये एक इतिहास का हमारे लिए सबक होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि ऑप्शंस तो आप जब तक ऑप्शंस बनाएंगे नहीं तब तक आपके पास ऑप्शंस होंगी नहीं। मैं पिछले 20 साल से सुनते आ रहा हूं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर नहीं थी तो 20 साल में हमारे को ऑप्शंस बना लेनी चाहिए थी, और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं भारत के पास, प्रोवाइडेड वो अपनी नेशनल पावर को इस्तेमाल करे उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए। जी सरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमन्ना, लगता है इस बार कोई आइस ब्रेक हो पाएगा या ये भी वो वार्ता हमेशा की तरह रह के हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार जो मुझे सेंस मिल रहा है कि ये एक हमेशा का एक पैटर्न दिखाई देता है कि पाकिस्तान टॉक्स के लिए तो आगे बढ़ता है और फिर ऐसी चीजें करते रहता है जिससे भारत टॉक्स कॉल ऑफ करे और दुनिया में दिखाई दे कि भारत का बात करने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि उस ट्रैप के लिए हम इस बार नहीं फॉल करेंगे, लेकिन हाँ एक टफ मैसेज देना पड़ेगा कि क्योंकि हम बात करें इसका मतलब नहीं कि कुछ भी हो जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देश में प्रॉपर्टी बाजार की बात कर लेते हैं, जहां पर मंदी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में खरीदारों को आकर्षित करने के मकसद से बिल्डर्स ने नई स्ट्रेटेजी तैयार की है। तो क्या है ये नई स्ट्रेटेजी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अर्नव वसावा। आज रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती है प्रॉपर्टी खरीदार को बाजार में लाने की। इस चुनौती से निपटने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत फ्लैट या रेजिडेंशियल यूनिट का साइज छोटा करके कीमत अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही डिस्काउंट और ऑफर्स के जरिए बिल्डर्स इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेंट्री कम की जा सके। प्राइस डाउन करना इस समय इतना आसान नहीं है डेवलपर्स के लिए। लैंड कॉस्ट काफी बढ़ गई है, आपको पता नहीं अप्रूवल्स कब मिलती हैं। अगर एक होल्डिंग कॉस्ट होती है एक बिल्डर की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी हाई है, तो आप ओवरऑल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सेल्स उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, और टैक्सेस इतने ज्यादा है इस सेक्टर में कि कॉस्ट को अब कम कर पाना एक बिल्डर के लिए ज्यादा जायज नहीं। दिल्ली एनसीआर हो या मुंबई या फिर अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता जैसे मार्केट, इन शहरों में घर खरीदने वालों की संख्या में 20 से 50% तक की गिरावट दर्ज हुई है। इसके बावजूद बिल्डर्स प्रोजेक्ट के दाम कम नहीं कर रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? जिसको रियल पेन नहीं है वो अपने आप की पोजीशन डाउन नहीं करता, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने पहले से माल बेचा हुआ है, आप अचानक उसको स्लैश नहीं कर सकते। जिस सेगमेंट में डिमांड है उस सेगमेंट में हमारे पास सामान नहीं है, माल नहीं है। LIG, लोअर रैंक ऑफ MIG, उसमें हमारे पास माल नहीं है, और जिसमें माल है उसके अंदर हमारे पास ऑक्यूपायर नहीं है। यानी डिमांड है कम कीमत के घरों की। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपनी मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। उन्हें डिमांड के मुताबिक प्रोजेक्ट लॉन्च करने होंगे, न कि सिर्फ प्रीमियम या लग्जरी प्रोजेक्ट। कई जगहों पर यह बदलाव शुरू हो गए हैं। साथ ही सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल जैसी स्कीम भी जोर पकड़ने वाली है। ऐसे में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि देश का प्रॉपर्टी मार्केट धीरे धीरे ही सही मंदी की पकड़ से बाहर आ जाएगा।
अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। ब्रेक के बाद भारतीय बाजारों में पांव मजबूत करने की गूगल की पूरी तैयारी। साथ ही दिखाएंगे ऑडी की A6 के नए अवतार में क्या है खास। राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। ललित मोदी की मदद के आरोप को लेकर वसुंधरा राजे के खिलाफ सड़क से संसद तक मोर्चेबंदी करने वाली कांग्रेस को निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। अपनी अगुवाई में जीत के बावजूद वसुंधरा राजे अपने निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। राजे ने ट्वीट कर इसे सुशासन पर मोहर बताया है। चुने हुए पार्षद अब 21 अगस्त को अध्यक्ष और 22 को उपाध्यक्ष चुनेंगे। राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है और यहां पर 129 में से अब तक घोषित 119 स्थानीय निकायों में से 67 निकायों पर बीजेपी का कब्जा है और 34 निर्दलीय समेत कांग्रेस और 18 निकायों में बहुमत मिला है अन्य दलों को। और प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया उसका फिस्कल डेफिसिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार पूरी रकम अपने खजाने से नहीं देने वाली। इसके लिए एक ठोस फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। क्या है वो फॉर्मूला, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार के लिए इस पैकेज का ऐलान भले ही प्रधानमंत्री ने चुनावी माहौल में किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, बल्कि इस पैकेज के ऐलान से पहले सरकार ने इसकी हर बारीकी पर गौर भी किया था और इस पैकेज का पूरा हिसाब किताब कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका कोई भी असर फिस्कल डेफिसिट पर ना पड़े और ना ही केंद्र सरकार का खजाना खाली हो। दरअसल बिहार पैकेज का पूरा खर्च केंद्र सरकार अपने बजट से वहन नहीं करेगी। एक तय हिस्सा ही केंद्रीय बजट से जाएगा। मसलन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में केंद्र सरकार अपने बजट से खर्च कर सकती है, जबकि दूसरे हिस्से का खर्च सरकारी कंपनियां वहन करेगी। इसमें रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली और पेट्रोलियम कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए की रकम एक मुश्त नहीं दी जाएगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का काम पूरा होता जाएगा, भुगतान उसी हिसाब से किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का प्रावधान किसी एक कारोबारी साल के बजट में नहीं करना होगा। जिस साल जितनी जरूरत होगी उतनी ही रकम का प्रावधान बजट में किया जाएगा। ऐसे में किसी एक बजट में इस बिहार पैकेज के भार का एहसास भी नहीं होगा। सरकार ने बिहार के लिए जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, उसमें सबसे ज्यादा करीब 54,700 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे पर खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम और गैस सेक्टर, जिसमें 21,476 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बिजली पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर करीब 14,000 करोड़ रुपए और रेलवे पर करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट, एजुकेशन और कृषि पर भी खर्च होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। गूगल ने आज भारत में अपने कई प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स जोड़े हैं। गूगल हाउस नाम के इस आयोजन में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट पहले मोबाइल फोन में लॉन्च किए गए हैं। इस बारे में हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग ने बात की गूगल के कंट्री मार्केटिंग डायरेक्टर संदीप मेनन से। संदीप, सबसे पहले बताइए कि आज गूगल के पिटारे में से आप क्या लेकर आए हैं कंज्यूमर्स के लिए? See, over the past 12 months, we have been working really hard to make sure that all the fantastic products that we have launched across the globe works really well for India. और आपको पता है कि इंडिया में जो यूजर्स का चैलेंजेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हमने काफी कोशिश किया है कि all the products that we have work well in the Indian context. So we are showcasing a lot of products here. We have invested a lot of effort in making sure that the Google Now features are made for the Indian audience. So right now, plane का जो आपका जो plane times, अगर आप plane ले रहे तो plane timings etc. तो होते थे, पर हमने अभी bus introduce किया है, bus timings and also train timings. So all of that are integrated into Google Now so that you can use it with one swipe and get the best data that you want. इंडिया की एक खास चीज़ ये है कि यहाँ पर हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस को लेकर गूगल काफ़ी सालों से काफ़ी काम कर रहा है। कुछ रीजनल कंटेंट या रीजनल लैंग्वेज के लिए कोई चीज़ है? See, for the growth of internet in India, this is the next big challenge.
अभी तो अराउंड 300 मिलियन इंडियंस है जो ऑनलाइन है, बट दैट इज द एक्सटेंट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अगर आपको और इंटरनेट यूसेज अगर और बढ़ना है तो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट वी हैव a local language solution. So we are investing a lot in making sure that local language solutions work well. About 6 months back, we launched an initiative called Indian Language Internet Alliance, along with a set of 30 partners. And we've also been working very और ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर कैरेट लेन ने आज अपने मोबाइल ऐप का ऑफिशियल लॉन्च किया। ऐसे ऐप की खास फीचर है कि आप इसके जरिए अपने चेहरे की रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं कि कोई ज्वेलरी आप पर कैसे लग रही है, वो भी 3D इमेज के साथ। 6 साल पहले शुरू हुई कैरेट लेन देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर है। हालांकि कंपनी के फिजिकल स्टोर्स भी हैं जो फिलहाल देश के 10 शहरों में मौजूद हैं। आने वाले 12 महीनों में कैरेट लेन 30 और स्टोर खोलेगी। ऑडी इंडिया अपनी सेडान कार A6 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। नई ऑडी A6 की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। कंपनी इस कार में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ नए फीचर भी लेकर आई है, जैसे मैट्रिक्स LED हेडलैम्प, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ नया वॉइस डायलॉग सिस्टम। पहले के मुकाबले A6 की परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए कंपनी ने इसमें 7 स्पीड S-ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया है और सेफ्टी के लिए अब नई A6 में 8 एयरबैग्स मिलेंगे। ऑडी की तरफ से इस साल की ये 6ठी लॉन्च है। आवाज अटना में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।